जोहार दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10th के बोर्ड के लिए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का क्विक रिवीजन करेंगे। तो जल्दी से देखिए, बिना कोई देरी के तुरंत रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे ताकि आप लोग एक अच्छा स्कोर पा सको। इससे उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये सेशन आपके लिए। चलिए, इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कार्बन का। कार्बन में ऐसा क्या खूबी है भाई, ऐसा क्या खूबी है जिसके चलते इतना सारा कंपाउंड फॉर्म होता है इसका। यानी कि देखेंगे आपके आसपास जितने भी सामान है सभी में कार्बन उपलब्ध है, यानी कि उसमें कार्बन है। तो ऐसा क्या खूबी है उसी चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। तो इसमें सबसे पहला खूबी जो है ये है, सबसे पहले ये देखिए कार्बन का क्या है सीन भाई। ये है कार्बन एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर है 6 और मास नंबर है 12 U। ठीक है, तो 6 होने की वजह से ये खास बन जाता है। और ये खास कैसे बन जाता है जरा देखिए, इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आएगा 2 और सेकेंड सेल में 4, यानी कि इसका वैलेंसी कितना बन जाता है बाबू, 4। ठीक है, तो बोलेगा भाई इसकी खासियत क्या है, सबका वैलेंसी निकलता है, इसका भी 4 है, सिलिकॉन भी 4 होता है, तो खासियत क्या है? खासियत है बाबा, खासियत क्या है इसमें? खासियत अभी बताते हैं खासियत क्या है। खासियत इसमें ये है कि कार्बन जो है सिलिकॉन के जैसा बड़ा एटम नहीं है, वो कोई बड़ा एटम नहीं है, कार्बन एक छोटा सा एटम है। तो वैलेंसी 4 होने का मतलब क्या है कि या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। ठीक है, तो कार्बन के केस में हम लोग देखते हैं कि ये काफी छोटा एटम है, तो इलेक्ट्रॉन देखिए, इलेक्ट्रॉन लूज करने में कोई भी एटम को, किसी भी एटम को एनर्जी लगता है, खर्च करना पड़ता है। ठीक है, तो इस कार्बन के पास उतना एनर्जी नहीं है, बेचारा ये छोटा सा एटम है, छोटू मोटू, इसके पास इतना एनर्जी नहीं है कि 4 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दे भाई। 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का क्षमता नहीं इसके पास, उतना एनर्जी नहीं है इसके पास। ठीक है, तो पहला केस क्या था कि ये 4 इलेक्ट्रॉन, पहला केस क्या था, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, क्योंकि दूसरा सील इसको कंप्लीट करना है ना भाई, 8 बनाना है, तो क्या था 4 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर ले। तो देखें कि गेन कर, सॉरी क्या देखें हम लोग पहले कि लूज कर दे, तो लूज करने का इतना एनर्जी नहीं है इसके पास, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता। पहला केस खत्म। दूसरा केस क्या बचा इसके पास कि 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले, है ना। अब गेन करने में जो बोलेगा भाई लोग कि 4 तो गेन कर सकता है, क्या दिक्कत है? नहीं कर सकता भाई, क्योंकि देखो क्या हो गया, पहले इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन। मालूम होना चाहिए जितना एटॉमिक नंबर है वही है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और वही नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो पहले ये था, मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है, तो अभी कितना हो जाएगा भाई, 10 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन रहेगा भाई। तो देखिए नेगेटिव चार्ज इतना ज्यादा और पॉजिटिव चार्ज इतना कम, होल्ड नहीं कर सकता भाई, ये रख नहीं सकता, संभाल नहीं सकता इसको, है ना। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, दूसरा केस भी खत्म। तो भाई इस केस के चलते, इस चीज के चलते कार्बन एक स्पेशल एलिमेंट बन जाता है। ना ही ये लूज कर पाता है, ना ही ये गेन कर पाता है। और पहले हम लोग देख चुके हैं कि किसी भी एलिमेंट के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो इसी चीज के चलते होता है, या तो लूज करता है या गेन करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हो गया आपका Na और Cl2। ठीक है, तो Na और Cl2 जो मिलके बनाता है, जो NaCl कंपाउंड जो बनाया है NaCl,
इसमें बॉन्ड जो फॉर्मेशन हुआ है वो देखिए ऐसे हुआ है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 8 और 1, यानी कि एक लास्ट में बचा तो एक ये डोनेट कर देता है, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है। दूसरा Cl में देखिए इसका क्या है, 2 8 10 और 7 17, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना, लास्ट में 7 है तो एक गेन करेगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लास्ट में, सॉरी इसका 7 दिखाएंगे, 7 हो गया। तो देखिए यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन है Na और Cl के बीच में क्या करता है, इसको एक डोनेट करना है, इसको एक लेना है ना, गेन करना है, तो यहाँ से डोनेट करेगा और ये रख लेगा, तो ये भी खुश हो गया, अब ये भी खुश हो गया भाई, इसको मिल गया 8 हो गया, ठीक है, तो दोनों खुश हो जाते हैं। यहाँ से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर से जो बॉन्ड बना है Na और Cl के बीच में जो बॉन्ड बना है, ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड फॉर्मेशन क्या रिलेशन बना है, तो इस तरह के बॉन्ड को जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के चलते बना है, तो इस तरह के बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोई भी एक नाम याद कर, ठीक है। लेकिन इस केस में तो हमको वो नजर नहीं आ रहा है, कार्बन में क्या हो रहा है, ना ही ये गेन कर रहा है ना ही लूज कर रहा है, तो भाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा कैसे, बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पे क्या होगा, ये ना तो देगा और ना ही लेगा, बोलेगा तू भी रख मैं भी रखता हूँ, शेयर करेगा, ठीक है। कार्बन क्या करता है भाई, शेयरिंग, जैसे कार्बन है, हाँ? एक दूसरा कार्बन एटम ले लेते हैं या फिर ऑक्सीजन लेते हैं, चलिए भाई CO2 का एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, क्या ले रहे हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल ले रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है जरा देखिए, एक कार्बन है 2 ऑक्सीजन है, तो एक इधर रख लेते हैं एक इधर रख लेते हैं, ठीक भाई। इसके वैलेंस शेल्स कितने हैं, 4 हैं, ऑक्सीजन में कितना है भाई 8 है, उसका 2 6 लास्ट में 6, 1 2 3 4 5, चल भाई इधर रख लेते हैं, हो गया। अच्छा मालूम है कि ये जो हम लोग डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इस तरह को हम लोग क्या बोलते हैं, लेविस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हैं, यहाँ भी ये हो गया आयोनिक बॉन्ड का, और ये जो हम लोग बनाने जा रहे हैं वो जरा देखिए क्या है, यहाँ पे कैसे बन रहा है बॉन्ड। कार्बन को चाहिए लास्ट में स्टेबल होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये करता क्या है भाई, ऑक्सीजन को बोलता है अगल बगल वाले को कि भाई हम 4 तुमसे रख लेंगे और मेरा 4 तुम लोग रख लो, हैं, मेरा 4 तुम लोग रख लो, सब खुश। देखिए तो क्या करेगा, कार्बन के पास 4 है, 2 इससे लेगा 2 इससे ले लेगा, ठीक है। अभी बात पूरा बना नहीं है, खाली कार्बन खुश है, ऑक्सीजन कैसे खुश होगा, 2 इसका लेके, और ये ऑक्सीजन कैसे खुश होगा, 2 इसका लेके, ठीक है। ये दोनों का ले लिया और ये कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन लिया, और ये ऑक्सीजन कार्बन का ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके खुश हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, बल्कि क्या हो रहा है, यहाँ पे शेयरिंग हो रहा है, शेयरिंग। तो शेयरिंग के चलते जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है कंपाउंड्स के बीच में, उस तरह के बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये चीज सीखना है हम लोगों को। तो यहाँ पे क्या बन रहा है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, तो डबल बॉन्ड बनेगा, इधर भी और इधर भी। यहाँ पे सिंगल का हो रहा था तो सिंगल बॉन्ड बन रहा था, ठीक है। तो ये चीज पढ़ना है हम लोगों को, कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता है, शेयरिंग होता है। और आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है, हाँ एक खास बात और कि आयोनिक बॉन्ड हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच में होगा,
ठीक है, क्योंकि देखिए एक में प्लस, इसका आयन जो बनता है Na+Cl-, ठीक है, तो प्लस होता है मेटल का, माइनस होता है नॉन मेटल का, हमेशा नॉन मेटल मेटल और नॉन मेटल। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या, नॉन मेटल, दोनों नॉन मेटल, ठीक है। तो ये हो गया भाई, इस चीज से ये कार्बन बनता है खास। किस चीज से, बॉन्ड फॉर्मेशन का टेक्निक से। ये अलग ही तरह से बॉन्ड बनाता है, किस तरह का, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है, ये बनाता है इसको खास। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये पॉइंट लिखवा देंगे आप लोगों को, पॉइंट क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट यहां से लिखिए आप लोग। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा यहां से, इतना नहीं यार, क्या है, यूनिकनेस में लिखेंगे हम लोग, यूनिकनेस ऑफ कार्बन। क्या लिखेंगे, पहला तो ये लिखेंगे, एक तो वैलेंसी 4 है, तो क्या हो गया, टेट्रा वैलेंसी। अच्छा, टेट्रा वैलेंसी होने के कारण हम लोग देखें कि ये खास नहीं बनाता है, क्योंकि वैलेंसी 4 और भी एटम्स के हैं, और भी एलिमेंट्स के हैं, तो वैलेंसी 4 होने से ये खास नहीं बनता है, बनता है टेट्रा कोवैलेंसी बोलने से। यानी कि वैलेंसी 4 है और बॉन्ड बनाता है कैसा, कोवैलेंट बॉन्ड, तो ये इसको खास बनाता है, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है इसके पास, कार्बन जो है अपने ही एटम से जुड़ जुड़ के एक लंबा सा चेन बना सकता है, ठीक है। अपने ही एटम से जुड़ के एक लंबा चेन फॉर्म कर सकता है, ब्रांच भी निकाल सकता है, और साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बनाया जा सकता है इसका। ब्रांच कहने का मतलब है इधर निकाल दे कुछ, इधर निकाल दे कुछ, ऐसे है ना, ये हो गया ब्रांच। साइक्लिक बोले तो ऐसा, साइक्लिक स्ट्रक्चर चारों तरफ से बन, तो इस तरह का भी फॉर्म कर सकता है कार्बन। इस प्रॉपर्टी को नाम देते हैं हम लोग कैटेनेशन, है ना। तो ये दो खास चीज है कार्बन के पास। बाकी और भी कुछ है, जो पॉलीमराइजेशन है। पॉलीमराइजेशन क्या होता है, पॉलीइथीन का नाम सुने होंगे आप सब, पॉलीइथीन का। उसमें क्या है, पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत, और इथीन बोले तो इथीन का एक स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मूला। तो इथीन का स्ट्रक्चर प्लस इथीन का स्ट्रक्चर प्लस इथीन का स्ट्रक्चर, बहुत सारा इथीन मिल के क्या बना देते हैं, पॉलीथीन। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है इसमें कार्बन का। तो ये मेन इंपॉर्टेंट जो होगा ये दोनों होगा, आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में ये दोनों के बारे में, ठीक है, टेट्रा कोवैलेंसी और कैटेनेशन के बारे में। ये खासियत हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ेंगे और हम लोग एलोट्रॉप्स के बारे में देखेंगे, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। जल्दी से फटाफट बाबू, फटाफट। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, भाई एलोट्रॉप्स मतलब होता क्या है? एलोट्रॉप्स कुछ नहीं होता भाई, एलोट्रॉप्स मतलब होता है डिफरेंट फॉर्म्स, फॉर्म्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन किस किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है नेचर में? तो पहला इसका क्या है, डायमंड, डायमंड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। दूसरा क्या है, ग्रेफाइट। तीसरा क्या है, फ्लोरीन, ठीक है। ये तीन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट होता है कार्बन नेचर में। तीनों के बारे में जानेंगे। ये बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही हार्ड होता है, ठीक है। ब्रिटल होता है, ये सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट नहीं होता है, पीटेंगे तो चूर चूर हो जाएगा, चकना चूर हो जाएगा। कौन, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के बारे में मालूम है क्या होता है, पेंसिल में जो लीड होता है ना, पेंसिल में लीड, वही होता है ग्रेफाइट, ठीक है। फ्लोरीन क्या होता है भाई, होलो स्ट्रक्चर होता है इसका, फुटबॉल की तरह से, एकदम फुटबॉल की तरह से एकदम होलो होता है, वही स्ट्रक्चर होता है।
अच्छा, जानने वाला बात ये है, फालतू की बात नहीं करेंगे यहाँ, खाली जानने वाला बात ये है कि डायमंड में एक कार्बन जो होता है बाकी 4 कार्बन से अटैच होता है। हर एक कार्बन एटम बाकी 4 कार्बन एटम से अटैच होता है, जबकि ग्रेफाइट में एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से अटैच होता है और एक जो छूट जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री रहता है। और यही वो रीजन है जिसके कारण ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, यही फ्री इलेक्ट्रॉन के चलते। ठीक है, फ्लोरीन का देखेंगे तो क्या हुआ, फ्लोरीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, फुटबॉल जैसा, डिट्टो फुटबॉल जैसा, एक हेक्सागोन। तो अगला अगला क्या भाई, पेंटागोन, हेक्सागोन पेंटागोन, हेक्सागोन पेंटागोन, ऐसे बनते जाता है। ठीक है, पूरा होलोस्फीयर बना देता है। अब थोड़ा हम लोग जान लेते हैं अल्कीन, अल्कीन और अल्काइन के बारे में जल्दी से, बहुत ही फास्ट रिवीजन करना है भाई, आधा घंटा में थोड़ा अल्कीन, अल्कीन और अल्काइन के बारे में रिवाइज कर लेते हैं। क्या होता है अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, क्या होता है जरा देखिए। देखिए ये नंबर ऑफ कार्बन एटम, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम एक हो, मतलब एक कार्बन हो, अल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इसका मतलब क्या होता है बताते हैं, क्लियर नहीं होता तुम लोगों को। अल्कीन का होता है CnH2n और अल्काइन का होता है CnH2n-2। देखिए इसका मतलब क्या होता है, जितना कार्बन का एटम होगा हाइड्रोजन का कार्बन के 2 गुना प्लस 2 होगा। ठीक है, कार्बन के 2 गुना में 2 ज्यादा होगा हाइड्रोजन। यहाँ इसका मतलब क्या है, कार्बन का जितना होगा, कार्बन का जितना होगा एटम हाइड्रोजन का उससे 2 गुना होगा, 2n होगा। और इसमें क्या होगा, कार्बन का जितना होगा हाइड्रोजन का उससे, इससे 2 गुना से 2 कम होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेंगे यहाँ पे। जैसे कार्बन का एक एटम है C, तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 1, 2 गुना 2 प्लस 2 4, तो H कितना होगा 4। ठीक है, अभी नाम पे नहीं आते हैं, इसको बोलेंगे क्या, ये नहीं अभी देखते हैं फॉर्मूला क्या बनता है। यहाँ पे आते हैं। अच्छा एक बात और, अल्कीन में एक कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। कंपाउंड के स्ट्रक्चर में अल्कीन में कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, और होता ही है, होता है ये नहीं। और अल्काइन में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होगा ही। ठीक है, तभी उसको अल्काइन बोलते हैं। तो जरा यहाँ पे आइए, अल्कीन में आइए, इसका फॉर्मूला बनाइए। C एक है तो H कितना होगा 2 होगा, यानी कि फॉर्मूला बनेगा आपका CH2। तो देखेंगे इसका स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, CH2 का स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। कार्बन को चाहिए भाई, देखिए ऐसे CH, कार्बन को तो 4 चाहिए, इसको मिल रहा है 2 अभी लिखा, तो ये पॉसिबल नहीं है, नहीं। इसमें आते हैं, ये देखते हैं पॉसिबल। यहाँ पे कार्बन 1 है, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा इसके 2 गुना में 2 कम, यानी कि 0। ये तो और पॉसिबल नहीं है भाई। चलिए, अगर कार्बन का एटम रहेगा 2, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, क्या बनेगा यहाँ पे, कार्बन रहेगा 2, हाइड्रोजन रहेगा इसके 2 गुना में 2 ज्यादा, यानी कि 2 दूनी 4 और 2 6। ठीक है, यहाँ क्या बनेगा जरा बताइए। अगर 2 है तो हाइड्रोजन 4 है। अरे यहाँ डबल बॉन्ड बना के दिखा देते हैं, एक डबल बॉन्ड होना चाहिए ना, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए कार्बन का तो यहाँ 4 पूरा हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन को चाहिए सिर्फ 1, ये डबल बॉन्ड नहीं रख सकता, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, डबल बॉन्ड देखिए C2H4, ये पॉसिबल है क्या, बना के देख सकते हैं। कार्बन से कार्बन 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। देखिए इस कार्बन का 2 इधर से मिल गया, 2 इधर से, 4
पूरा, इस कार्बन के लिए 2 इधर से 2 इधर से पूरा, मतलब ये पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ देखते हैं ये पॉसिबल है क्या। फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 गुना से 2 कम, मतलब 4 - 2 2, C2H2 है। ठीक है, ये वाला पॉसिबल है। अगर कार्बन का 3 एटम होता तो बनता यहाँ पे C3H8, ये बनता C3H6 और ये बनता C3H, 2 गुना में 2 कम यानी कि 4। ठीक है, अब यहां से देखेंगे सारा स्ट्रक्चर पॉसिबल है तीनों में। अब आते हैं नामकरण पे, इसको बोलते क्या है भाई। तो जब कार्बन का एटम एक होता है तो हम लोग प्रीफिक्स लगाते हैं मिथ। कार्बन का एटम 2 होता है, प्रीफिक्स लगाते हैं इथ। 3 होता है तो प्रोप। ठीक है, 4 होता है तो ब्यूट, 5 होता है तो पेंट, और 6 होता है तो हेक्स, और 7 होता है तो हेप्ट, 8 होता है तो ऑक्ट, और 9 होता है तो नॉन, और 10 होता है तो डेक। ये प्रीफिक्स लगाते हैं। सफिक्स क्या लगाएंगे, अल्केन होगा तो एन लगाएंगे, अल्कीन होगा तो इन लगाएंगे, और अल्काइन होगा तो आइन लगाएंगे सफिक्स में। तो प्रीफिक्स और सफिक्स मिलकर क्या बनेगा, इसका नाम देखिए मिथ और एन। क्या बना, मिथेन। मिथ और इन मिल क्या बनेगा, मिथीन, जो कि होता नहीं है। मिथ और आइन, मिथाइन, होता नहीं है। इथ, इस पर आते हैं, इथ और एन क्या बनेगा, इथेन। इथ और इन क्या बनेगा, इथीन। इथ और आइन क्या बनेगा, इथाइन। आगे से प्रोप और एन, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन। क्लियर है, चलिए इतना क्लियर है तो बहुत बढ़िया। और एक बात बता देते हैं, यहाँ पे अल्केन को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अल्कीन को बोलते हैं, अल्कीन और अल्काइन दोनों मिला के हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अभी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्यों बोलते हैं, जरा देखिए, मिटा रहे हैं, जरा मार लीजिए स्क्रीन पर। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्यों बोलते हैं। सैचुरेटेड का मतलब होता है, ऐसे सॉल्यूशन का बात करेंगे तो सॉल्यूशन में सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट ऐड नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ बात हो रहा है हाइड्रोकार्बन का, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें और हाइड्रोजन ऐड नहीं किया जा सकता, उसी को बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्योंकि यहाँ पे हर जगह सिंगल बॉन्ड है, अल्केन में हर जगह सिंगल बॉन्ड है। देखिए, ये देखिए C3 क्या नाम पड़ेगा इसका, प्रोपेन। C3H8 होगा 3, हाँ ठीक है, जैसे हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन 3 कार्बन, हर जगह सिंगल बॉन्ड यानी कि प्रोपेन हो गया। इसमें देखिए कहीं भी तोड़ के और हाइड्रोजन ऐड नहीं किया जा सकता, 8 को से ज्यादा हाइड्रोजन ऐड नहीं किया जा सकता। लेकिन इन दोनों में हम लोग क्या करेंगे, जरा देखिए, एक कहीं पे मान लीजिए डबल बॉन्ड है, 4 हो गया, ये है। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन कितना है, 3 और 3 6 हाइड्रोजन है, इसका नाम पड़ेगा प्रोपीन। ठीक, प्रोपीन है ये, इसका 6 हाइड्रोजन है। अगर ये वाला डबल बॉन्ड अगर तोड़ दिया जाए, हीट देके या कुछ भी करके, हथौड़े से नहीं, केमिकली अगर तोड़ दिया जाए, तो इस कार्बन को देखिए, अभी इसमें और हाइड्रोजन ऐड किया जा सकता है। एक यहाँ पे लगा सकते हैं, एक यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यानी कि एक डबल बॉन्ड तोड़ने पे 2 हाइड्रोजन और ऐड किया जा सकता है। तो और ऐड किया जा सकता है मतलब ये सैचुरेटेड नहीं है, अभी और बोल सकते हैं इसमें, तो अनसैचुरेटेड। तो इसी वजह से हम लोग इन दोनों को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं और इसको सैचुरेटेड। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। अच्छा हाँ, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसमें मिलता है, वेजिटेबल फैट में। वेजिटेबल फैट, वेजिटेबल फैट में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, सॉरी उल्टा बोल रहे हैं,
एनिमल फैट में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वेजिटेबल फैट में होता है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यूज करना हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। और एक बात, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाने पे, यानी कि इसको अगर बर्न करते हैं, कोई भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड को अगर बर्न करते हैं तो वो पूरा क्लीन फ्लेम देता है, क्लीन फ्लेम, इसका कलर क्या होता है, ब्लू, ठीक है। जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अगर बर्न करते हैं तो वो येलो फ्लेम देता है, यानी कि कंप्लीट कंबशन नहीं होता है। तो कंप्लीट कंबशन नहीं होता है इसीलिए येलो फ्लेम देता है, ठीक है, यानी बोलते हैं सूटी फ्लेम, सूटी फ्लेम होता है, ठीक है। हाँ, हालांकि ये बात है कि अगर सैचुरेटेड कार्बन का भी अगर कंप्लीट कंबशन नहीं हो रहा है, यानी कि अगर ऑक्सीजन का सप्लाई प्रॉपरली नहीं दिया जा रहा है, जितना चाहिए ऑक्सीजन उतना नहीं दिया जा रहा है, तो यहाँ पर भी सूटी फ्लेम देखा जा सकता है, यानी कि येलो फ्लेम देखा जा सकता है। हमेशा इसका क्लीन फ्लेम नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग कार्बन कंपाउंड के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। सर, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, इसमें सबसे पहला हम लोग देखेंगे कंबशन, यानी कि किसी कार्बन कंपाउंड का कंबशन करते हैं, उसको बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या होता है, क्या रिएक्शन होता है, वो देखेंगे। तो किसी भी कार्बन कंपाउंड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो CO2 बनता है प्लस हीट एंड लाइट रिलीज होता है, ठीक है। ये हो गया जनरल। एक थोड़ा अल्कोहल का देख लेते हैं हम लोग, क्या हो जाता है उसमें अलग, C2H5OH, इसको जब बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बनता है CO2 प्लस यहाँ वाटर भी बन जाता है और हीट एंड लाइट तो निकलना ही है, ठीक है। ये हो जाता है रिएक्शन। अगला देखेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन देखेंगे किसी भी कार्बन कंपाउंड का कैसे होता है। इसी का एग्जांपल ले लेते हैं अल्कोहल का। इसका ऑक्सीडेशन करना है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यहाँ पे डालना पड़ेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, यहाँ पे है अल्कलाइन, अल्कलाइन है, KMnO4 है, प्लस हीट देते हैं यहाँ पे, या फिर इसके जगह पे एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं हम लोग, एसिडिफाइड K2Cr2O7 प्लस हीट। इसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, इसको बोलते हैं हम लोग K2Cr2O7 को क्या बोलते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये दोनों है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके क्या बनाते हैं, एसिड में चेंज कर देते हैं। ये कौन सा एसिड है, इसका नाम क्या है, कमेंट में करके बताइए कौन सा एसिड है। तो देखिए ये वाला याद रखने के लिए ऐसे याद रखेंगे हम लोग कि अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके क्या बना रहे हैं, एक एसिड बना रहे हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, पोटेशियम परमैंगनेट अल्कलाइन, या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। अगला जो रिएक्शन हम लोग देखेंगे, अगला प्रॉपर्टी देखेंगे एडिशन का देखेंगे। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, याद कीजिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड बताए थे आप लोगों को। तो सैचुरेटेड में बताए थे कि उसका हर जगह सिंगल बॉन्ड होता है, तो कोई भी बॉन्ड तोड़ के और हाइड्रोजन ऐड नहीं किया जा सकता है। लेकिन अनसैचुरेटेड में एक डबल बॉन्ड या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड तोड़ के सिंगल बॉन्ड बनाया जाता है और इसके बदले और कुछ हाइड्रोजन ऐड किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग वही चीज करने वाले हैं एडिशन रिएक्शन। पहले कार्बन डबल बॉन्ड, इसको ये अभी अनसैचुरेटेड है, इसको सैचुरेटेड बनाएंगे, हाइड्रोजन ऐड करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये रिएक्टिंग एजेंट है 4,
सिंगल बॉन्ड हो गया, ये 4 तो रिएक्टिंग एजेंट रहेंगे ही, 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के प्रेजेंस में हो जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन के प्रेजेंस में। और प्लस एक यहाँ पे कैटलिस्ट भी चाहिए जो होता है निकल या फिर पैलेडियम का भी यूज कर सकते हैं हम लोग एज ए कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी रिएक्शन को अकर होने में मदद करते हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी रिएक्शन के रेट को चेंज करते हैं, ठीक है। यानी कि इसका इंग्लिश में डेफिनेशन सीधा बोलेंगे हम लोग, कैटलिस्ट आर सब्सटेंसेस, लिख लीजिए आप लोग, कैटलिस्ट आर सब्सटेंसेस व्हिच कॉज a reaction to occur or proceed at a different rate without affecting the reaction, ठीक है। यानी कि वो रिएक्शन में कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे भाई, जो कैटलिस्ट होते हैं वो रिएक्शन में कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इनके रेट मतलब होने का, रिएक्शन होने का रेट जो होता है वो चेंज कर देते हैं, या स्लो कर सकते हैं या फिर फास्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। चौथा हम लोग प्रॉपर्टी देखेंगे सब्स्टिट्यूशन का। इसमें क्या है भाई, देखिए एक मीथेन है, इसमें Cl2 से रिएक्शन करवा रहे हैं, तो क्या बन रहा है, देखिए सनलाइट के प्रेजेंस में, जैसा कि सब्स्टिट्यूशन है तो यहाँ पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ठीक है, CH3 हो जाएगा, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और उसके जगह पे क्लोरीन जुड़ जाएगा, तो CH3Cl, ठीक है, प्लस इधर HCl निकल जाएगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म इसी को बोलते हैं, C3Cl को। इसका काम कहाँ आता है, इसका काम आता है, इसका काम चोर लोग करते हैं, डकैत लोग करते हैं, बेहोश करने में, तो रुमाल में रख ले देंगे, सुखा देंगे भाई, बेहोश खत्म। चलिए ये चारों प्रॉपर्टीज हो जाएंगे कार्बन कंपाउंड के, मार लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे पढ़ेंगे हम लोग इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है, रिएक्शन पढ़ेंगे। इथेनॉल का फार्मूला होता है C2H5OH, इथेनोइक एसिड का होता है CH3COOH। ये कॉमनली इसको अल्कोहल के नाम से जानते हैं, अल्कोहल। इस शराब में ज्यादा मात्रा इसी का होता है, इथेनॉल का ही होता है, ठीक है। ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड होता है। अच्छा, इसका यूज कहाँ होता है, यूज इन मेडिसिन्स में बहुत ज्यादा यूज होता है इथेनॉल का। क्यों यूज होता है, क्योंकि इट इज अ गुड सॉल्वेंट, बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट है ये, लगभग हर चीज में घुल जाता है। मेल्टिंग पॉइंट इसका 156 केल्विन, 156 केल्विन है मेल्टिंग पॉइंट। इसमें आते हैं इथेनोइक एसिड, इसको कॉमनली हम लोग एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, एसिटिक एसिड। मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन है, 290 केल्विन। और इसका एक खास बात ये है कि ज्यादा ठंड में ये फ्रीज हो जाता है, जिसके कारण इसका नाम पड़ता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्यों, क्योंकि इसको ठंडा करने पे ये बर्फ की तरह जम जाता है, फ्रीज हो जाता है।
अब कुछ कुछ रिएक्शन देख लेते हैं इनका। सबसे पहले इसका रिएक्शन देखेंगे हम लोग सोडियम के साथ। सोडियम के साथ इसका रिएक्शन क्या होगा, C2H5OH प्लस Na क्या बनाएगा, CH3CH2ONa। ठीक है, ये बना रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम इथोऑक्साइड। सोडियम इथोऑक्साइड बोलते हैं। ये पहला रिएक्शन हो गया। हम लोग देखें क्या, अल्कोहल का अगर सोडियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये बनता है हाइड्रोजन गैस अलग हो जाता है। ठीक है, दूसरा रिएक्शन है इसका डिहाइड्रेशन रिएक्शन, यानी कि अल्कोहल को डिहाइड्रेट कर देगा, इससे पानी अलग कर देगा। तो इससे यहाँ पे चाहिए इसको हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। 443 केल्विन पर इसको हीट करेंगे तो ये बना देगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर। ये वाटर यहाँ पे अलग हो जा रहा है, तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन, ये दो रिएक्शन हो गए। अब कुछ इसका भी देख लेते हैं, कुछ इथेनॉइक एसिड का रिएक्शन देख लेते हैं क्या क्या था इसमें। पहला था स्टेरिफिकेशन, जिसमें हम लोग ईस्टर बनाते हैं। तो ईस्टर कैसे बनाते हैं, ईस्टर बनाते हैं हम लोग इथेनॉल प्लस इथेनॉइक एसिड मिला के, यानी कि C2H5OH प्लस CH3COOH मिला देंगे तो क्या बन जाएगा भाई, बनेगा तुम्हारा CH3COOC2H5, इसको बोलते हैं हम लोग ईस्टर। प्लस इधर क्या निकल जाएगा, वाटर, इसी को बोलते हैं हम लोग ईस्टर। ईस्टर क्या होता है, बहुत ही स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है, जिसको हम लोग यूज करते हैं परफ्यूम्स में। इसका यूज अगर पूछेगा तो कहाँ होता है, परफ्यूम्स में इसी का यूज होता है। अब इस ईस्टर से हम लोग सोप भी बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग ये भी कर सकते हैं, CH3COOC2H5 को अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक अल्कली है इससे पास करवाते हैं तो बनता है C2H5OH प्लस CH3COONA। ये हो गया अल्कोहल। देखिए, ईस्टर से वापस अगर अल्कोहल चाहिए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से पास करवा दीजिए, रिएक्शन करवा दीजिए, अल्कोहल मिल जाएगा। प्लस ये जो मिला है ये तो सोप है ना। सोप होता क्या है भाई, सोडियम या फिर पोटेशियम का सॉल्ट होता है, वही तो है। तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, सैपोनिफिकेशन। और ये वाला क्या है, स्टेरिफिकेशन। ठीक है, दूसरा रिएक्शन हम लोग देखेंगे, एसिटिक एसिड को सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, बनेगा आपका वही सोप बनेगा प्लस वाटर बनेगा प्लस CO2 बनेगा। ठीक है, यहाँ पे भी सोप बन रहा है। आप लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से भी इसका रिएक्शन करवाएंगे तो वही चीज बनेगा, सेम चीज बनेगा प्रोडक्ट में। ठीक है, ये दो तीन रिएक्शन है, इनको याद रख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो थोड़ा सा हम लोग देखेंगे नोमेनक्लेचर पे ध्यान देंगे आपका। ठीक है, और थोड़ा सा लेवी-स्ट्रॉटर स्ट्रक्चर सीख लेते हैं। लेवी-स्ट्रॉटर स्ट्रक्चर बनाने के लिए किसी का भी बताया तो जैसे H2O का ये बनाइए, कैसे बनाते हैं। लेवी-स्ट्रॉटर स्ट्रक्चर में पता होना चाहिए कि वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हम लोग दिखाते हैं। जैसे H यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन इधर लिख लेंगे, हाइड्रोजन इधर लिख लेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो एटॉमिक नंबर है 6, 2,6 आएगा। वैलेंस सेल कितने हो गए, 6। वैलेंस सेल मतलब क्या होता है, सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6। मतलब लास्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसका लिख लेंगे हम लोग 6।
2 2 4 2 6, ठीक है। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, ये किधर लिख लेंगे भाई, एक ही होता है इसका, एक ही होता है। अब इसको तो चाहिए एक, स्टेबल होने के लिए एक चाहिए, तो ये यहाँ से ले लेगा, इसको भी एक चाहिए, ये यहाँ से ले लेगा। अब दोनों हाइड्रोजन खुश हो गया, ऑक्सीजन बेचारा रो रहा है। इसको भी चाहिए 2, तो बोलेगा भाई तुम लिया है तो हम बाकी रहेंगे, एक तुम्हारा ले लेंगे, इसका ले लेंगे, ठीक है, दोनों तीनों खुश। तो इस तरह का जो हम लोग बना रहे हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसको बोलते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर या फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। आपको सबका बनाना आना चाहिए। अब थोड़ा हम लोग फंक्शनल ग्रुप के बारे में जान लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट है वो यही है, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या है? ग्रुप ऑफ एटम्स है और कुछ नहीं है, जो किसी कंपाउंड में जुड़ जाते हैं, उनका केमिकल प्रॉपर्टी चेंज कर देते हैं। तो इसमें सबसे पहला हम लोग देखेंगे हैलोजन ग्रुप, जो होता है या तो क्लोरीन होता है या ब्रोमीन होता है, ठीक है। हैलोजन ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप देखेंगे, किसी में क्लोरीन जुड़ जाएगा या ब्रोमीन जुड़ जाएगा तो उसका नाम क्या पड़ता है? उसमें प्रीफिक्स जुड़ने लगता है। क्या जुड़ने लगता है? प्रीफिक्स। अगर क्लोरीन है तो क्लोरो, और ब्रोमीन है तो ब्रोमो, ये प्रीफिक्स है, सफिक्स कुछ और लगता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है, यहां से हम लोग ऑक्सीजन ग्रुप का पढ़ते हैं। ऑक्सीजन ग्रुप का हम लोग फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। इसमें सबसे पहला है अल्कोहल। अल्कोहल जो होता है OH, ठीक है। किसी कंपाउंड में अगर ये लास्ट में जुड़ जाता है तो इसमें इसका नाम हम लोग बोलने लगते हैं। इसमें सफिक्स देते हैं हम लोग, ये इधर लिखते हैं, ठीक है। इसमें सफिक्स हम लोग लगाने लगते हैं, OL, ऑल, ऑल। इसमें प्रीफिक्स लगाते थे, वही क्लोरो या फिर ब्रोमो, इसमें सफिक्स लगाएंगे ऑल। कैसे? एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे पहले था इथेन, क्या था? इथेन C2, या प्रोपेन ले लेते हैं, अच्छा लगेगा। ये देखिए प्रोपेन था। अब इसमें लास्ट में जाके चिपक जाएगा हाइड्रोजन, ये लास्ट में आ जाएगा। हाइड्रोजन को लात मार दिया, खुद आ गया, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन हटा के ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ गया, ठीक है। तो अब इसका जो केमिकल प्रॉपर्टी होगा वो चेंज हो जाएगा। बस फार्मूला क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा C3H, कितना बच गया भाई? 3 3 6 7 बच गया, और OH, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। और इसका नाम क्या देंगे हम लोग? नाम में क्या बोले? सफिक्स जोड़ने OL, यानी कि पहले था प्रोपेन, तो अभी नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, ठीक है। इस तरह ब्यूटेन में जोड़ेगा तो ब्यूटेनॉल, इथेन में जोड़ेगा तो इथेनॉल। इसका फॉर्मूला है C2H5OH, ठीक है। दूसरा हम लोग देखेंगे एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, इसका फॉर्मूला है CHO, ठीक है। किसी कंपाउंड में ये जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा भाई? देखिए ऐसे जुड़ेगा, लास्ट में C है, इसी में C, इसी में HO जुड़ जाएगा, एक डबल बॉन्ड O रहेगा, इधर H रहेगा, ठीक है। इधर कार्बन हाइड्रोजन था, वो था। तो इसमें सफिक्स क्या लगता है? आल। इसमें सफिक्स लगता है आल, अल नहीं पढ़ेंगे, आल पढ़ेंगे। इसका फॉर्मूला हो जाएगा C3H, कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, या फिर ऐसे लिख दो, हाँ ठीक है, ठीक है, चलो ऐसा हो जाएगा फॉर्मूला। तो इसका नाम क्या पड़ेगा? ये पहले था प्रोपेन, अभी इसमें एल्डिहाइड जो ग्रुप जुड़ गया। अब ध्यान रखिएगा, एल्डिहाइड जो होता है वो लास्ट एटम में, कार्बन के लास्ट एटम, कार्बन एटम था, इसके लास्ट में जुड़ता है, ये बीच में नहीं जुड़ता है। तो CHO जो फंक्शनल ग्रुप है, इसका भी कार्बन एटम का यूज करेंगे नाम लिखने में। ऐसा नहीं है कि ये छोड़ के इथेन इसका नाम पढ़ेंगे तो इथेनॉल हो जाएगा, नहीं, इसका कार्बन एटम भी ऐड करेंगे नाम लिखने में, नोमेनक्लेचर में। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ठीक है। इस तरह से हो जाता है। तीसरा है फंक्शनल ग्रुप कीटोन।
कीटोन क्या होता है, एक कार्बन एटम पे कहीं पे बीच में डबल बॉन्ड हो जाता है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा ये जो होता है किसी बीच के कार्बन एटम में होता है, ये वाले नहीं होता, मतलब ओठिया साइड में नहीं होता, ये इधर का नहीं होता, बीच के कार्बन एटम में जुड़ता है, तब हम लोग बोलेंगे ये कीटोन है, ठीक है। पहचानने का यही तरीका है, बीच में होगा कि ये डबल बॉन्ड हो, जैसे ये लास्ट में था तो ये नहीं है कीटोन, ये क्या है, एल्डिहाइड। अगर बीच में रहता तो कीटोन हो जाता, ठीक है। क्या बनेगा देखिए, जैसे ये ऐसे था, बीच में आ गई, इधर उधर रहेगा भाई, हाइड्रोजन रहेगा भाई, इसका क्या नाम पड़ेगा, इसका सफिक्स लगेगा ऑन। सफिक्स क्या लगेगा, ऑन, ठीक है, ऑन, वन नहीं पड़ेगा, ऑन हो जाएगा इसका। तो जैसे प्रोपेन था, पहले प्रोपेन था, अभी क्या हो जाएगा इसका नाम, प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन हो जाएगा इसका नाम, ठीक है। इसका नाम था प्रोपेनॉल, इसका प्रोपेनॉल, इसका प्रोपेनॉल। एक फंक्शनल ग्रुप और है जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका ग्रुप है COOH। ये कहीं जुड़ जाता है, जरा देखिए क्या हो जाता है, ये था पहले प्रोपेन, इसमें जुड़ जाएगा ऐसा, एक डबल बॉन्ड हो और एक OH इधर, तो लास्ट का देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है COOH। तो बोले नोमेनक्लेचर में, नाम लिखने में इसका कार्बन एटम भी जोड़ते हैं हम लोग, तो प्रोपेन होगा, इथेन नहीं, ठीक है। सफिक्स क्या जोड़ेगा, ओइक एसिड, सफिक्स जोड़ेगा इसमें ओइक एसिड। तो पहले था प्रोपेन, तो इसका नाम बन जाएगा प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। इस तरह से होता है भाई। तो ये लगभग पूरा खत्म हो चुका है, आप लोग का नोमेनक्लेचर भी इसी से आएगा, बाकी इसको इससे ज्यादा नहीं आएगा नोमेनक्लेचर। ये है फंक्शनल ग्रुप का। तो ये लग रहा है पूरा टॉपिक का एंड है, पूरा चैप्टर का एंड है, तो ध्यान से पढ़िए और अच्छा स्कोर कीजिए, ये दुआ करेंगे। चलिए टाटा बाय बाय।